आज का जो ये वीडियो है इसमें क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से पूरा इसका जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा समझाने का। तो सबसे पहले ये है क्या, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तीन चीज़ होता है। 90 के जो सामने रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एच, मतलब हाइपोटेनस, और जो नीचे रहता है उसको बेस बोलते हैं, और जो यहाँ पे साइड में है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना है। अब इसी पे ही क्या है कि बच्चों लोगों को सबसे पहला कन्फ्यूज़न आता है कि अलग अलग जगह से देखने से ये जो पी बी है ये बदलते रहता है। तो वही हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे पहचाने कि यहाँ से देख रहे तो पी कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि 90 के जो सामने है वो फिक्स रहता है। 90 के जो सामने है वो फिक्स रहेगा, और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो एंगल के साथ सटा हुआ साइड रहेगा वो बेस कहलाएगा बी, और जो दूर वाला होता है वो पी कहलाएगा। तो चलिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा क्योंकि सटा हुआ साइड तो ये वाला है ए बी। और पी कौन सा होगा, तो इसके लिए दूर वाला साइड कौन सा है, बी सी, तो ये पी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। ये 90 है, तो चलिए 90 के सामने वाला क्या होता है, एच। ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब हम देख कहाँ से रहे हैं उसके हिसाब से पी और बी जो है वो चेंज होगा। फ्रॉम आर, अगर हम आर से देख रहे हैं तो इससे सटा हुआ वाला जो भी साइड रहेगा सटा वाला वो बेस होता है। तो इससे सटा हुआ कौन सा है, क्यू आर है, तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। और इससे जो दूर वाला साइड रहता है वो होता है पी, तो पी क्या हो जाएगा, पी क्यू। वही अगर हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, फ्रॉम पी, अगर इस जगह से देखेंगे तो इसके लिए बेस क्या होगा, तो इसके लिए बेस क्या होगा, जो सटा हुआ है, दैट इज पी क्यू। वही हम लोग अगर हम लोग बेस का पी का अगर बात करेंगे तो इस एंगल से पी कौन सा होगा, जो दूर वाला होता है, दूर में कौन है, क्यू आर। और दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ फिक्स होता है जो कि है एच। 90 के सामने वाला एच होता है, तो इसमें भी एच क्या होगा, पी आर, और इस कंडीशन में भी एच क्या हो जाएगा, पी आर। बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इस चैप्टर को समझने के लिए 3 फॉर्मूला चाहिए। 3 फॉर्मूला से लगभग आपका हो जाएगा। तो फॉर्मूला सबसे पहला जो है वो साइन थीटा का है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी बाई एच। अगेन ये थीटा मतलब कि हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो इसके लिए दूर वाला पी होता है और सटा हुआ बेस होता है, और 90 के सामने वाला एच होता है। ये याद रखना है। सेकंड जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस का, कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है टेन थीटा, जो कि होता है पी बाई बी। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन में फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पी और एच इस टाइप का ना लिख के हम लोग लिखेंगे कि पी के जगह में कौन सा साइड है। जैसे अगर हम थोड़ा देर के लिए देखें कि इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो थीटा के साथ सटा हुआ बेस हो गया, और दूर वाला क्या हो गया, पी हो गया, और 90 के साथ जो सामने है वो एच हो गया। तो साइन थीटा मतलब पी बाई एच, तो इसके लिए पी वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी। तो हम लोग ये प्रीफर नहीं करेंगे, हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ये याद रखना है। उसी तरह कॉस थीटा, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो ये वाला ज़्यादा सही रहेगा, इसको ना लिख करके। और टेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन के लिए क्या होता है, एकदम नज़र में बैठा लेना है। टेन मतलब होता है दूर वाला फिर सामने वाला, दूर वाला फिर सामने वाला। अगर यहाँ से देखते हैं तो इसके लिए ये हो जाता दूर वाला और ये सामने वाला, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया पी बाई बी, मतलब ए बी बाई बी सी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें क्या है कि जब जो वाला ज़रूरत रहेगा उस हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ 10 का होगा। अब कुछ वैल्यू जो है वो याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, जैसे कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। फिर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2।
और साइन 60 डिग्री वो होता है √3/2। सेम उसी तरह से cos 30 ये हो जाता है √3/2 और cos 45 जो है वो हो जाता है 1/√2। cos 60 जो है वो हो जाता है 1/2। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है tan 30। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग tan 30 मतलब 10 का ही जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/√3। tan 45 जो है वो हो जाता है 1 और tan 60 जो है वो हो जाता है आपका √3। ये जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए इसको याद कर लेना है। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 ये हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब एक समझते हैं कि इतना तो याद कर लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ABC, ये 90 है और ये जो है ये 30 दिया हुआ है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वाला कितना है और 20 है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1 नंबर पूछा है AB निकालना है। तो AB अगर फाइंड करना है तो हमको ये वाला एंगल पता है। इस एंगल के लिए अगर देखेंगे तो जो दिया हुआ है वो क्या है, इस एंगल के लिए ये वाला सटा हुआ बेस होता है। निकालना क्या है, AB है, तो इसके लिए ये जो है वो क्या है, इस एंगल के लिए वाला P होता है, दूर वाला, अभी हम पढ़ाए। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, P और B का रिलेशन किस में आता है, अभी हम लोग देखें tan में आता है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री। tan C भी लिख सकते थे। क्या होता है P/B, तो P के जगह में क्या है AB है और B के जगह में क्या है BC है, तो ये लिखना पड़ेगा। फिर अगेन tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और AB तो नहीं पता है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। BC की जगह में कितना है 20 है, फिर 20 को यहाँ भेज देंगे तो ये आ गया 20√3 AB। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग का जो फाइनल आंसर रहेगा, फाइनल आंसर जैसे कि AB निकालने बोला था और AB में अगर नीचे रूट आ गया तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, जो आप क्लास 9 में सीखे होंगे या जो भी पुराने क्लासेस थे उसमें सीखे होंगे। तो रेशनलाइज करने का सिंपल सा जो तरीका होता है, बहुत ही ईजी तरीका, वो ये होता है कि जो भी नीचे रहेगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी नीचे रहेगा। और अगर कोई साइन रहता है तो उसको चेंज कर देते हैं, बस इतना समझना है। तो ये कितना आ गया, ऊपर में आ गया 20√3 और नीचे में √3 सेम हो जाता है। कभी भी अगर √3 मतलब रूट में सेम चीज़ रहेगा तो उसको एक बार लिखते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, AB का आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपको इस क्वेश्चन में AC निकालने बोलता है, AC, तो फिर वही देखेंगे हम लोग कि इस एंगल के लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और निकालना क्या है AC। इस एंगल के लिए क्या होता है, अभी बताए, फिक्स रहता है, H होता है ये वाला। तो इस एंगल के लिए वाला H है और हम लोग को B दिया हुआ है। तो B और H किस में आता है, cos में आता है, फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, cos 30 अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, B/H। तो B की जगह में क्या है BC और H की जगह में AC। तो अगेन cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है √3/2। याद रखना है आपको, cos 30 जो है वो √3/2 होता है। तो BC का वैल्यू कितना है 20 है, AC नहीं पता तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे जब भी इस टाइप का आएगा फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √3 AC और यहाँ पे 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो गया। AC बराबर कितना हो जाएगा 40/√3 सेंटीमीटर। फिर अगेन देखिए AC हम लोग को निकालने बोला था, अब AC के नीचे क्या आ गया √3 आ गया, मतलब यहाँ पे √3 में आंसर आ गया नीचे। तो इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। कैसे करते हैं, 40/√3 है, जो भी नीचे रहेगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 40√3 और नीचे √3 सेम हो गया। तो अगर सेम हो जाता है तो उसको एक बार लिखते हैं, हो गया आंसर। तो चलिए अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर ये चैप्टर जो है वो अधूरा रहेगा। वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत जन को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आसान तरीके से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो आप समझ लीजिए एंगल के बारे में, कि कभी भी इस चैप्टर में जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से सट करके बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सोया हुआ लाइन है इसके साथ सट करके बनेगा। जैसे कि अगर हमको यहाँ से खींचना है तो देखो
ये सट करके ये एंगल बन रहा है, और यही अगर यहाँ से नीचे खींचना है तो यहाँ से सट करके ऐसे बनेगा। ये आगे अभी समझ में आ जाएगा क्लियर। सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना। एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यहाँ से जैसे कोई एक लड़का है, वो किसी एक घर में, जैसे उसका बिल्डिंग में क्या है कि कोई फ्लावर वगैरह ऊपर में रखा हुआ है, तो उसको ये देख रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। अब समझाएं कि एंगल जहाँ पे बनेगा वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सट कर ही बनता है, तो ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर देखना होता है, और जहाँ पर भी एंगल बनता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, क्योंकि उसी से सट करके एंगल बनता है। बाकी ये आपका 90 रहेगा। आई थिंक ये क्लियर है। उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जैसे मान लेते हैं कि छत पे कोई लड़का है और उसको ज़मीन में कोई पत्थर या फिर कुछ भी चीज़ दिखा, जैसे सिक्का दिखा, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगेन एक चीज़ याद रखना है कि एंगल जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सट करके बनता है, तो ऊपर में एंगल बनेगा क्योंकि ऊपर से देख रहा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सट करके एंगल बनेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ अगेन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा जेड का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ये जो एंगल होता है ये भी वही वाला एंगल होता है, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको उतना नहीं ध्यान देना है, बस नॉर्मली ये समझना है कि जब भी डिप्रेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यही सेम एंगल को यहाँ पे भी रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझे, बोला जाएगा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के छत से एक कोई भी मतलब जैसे नीचे पत्थर है, उस पत्थर को देखा जा रहा है, तो ये देख लिए। अब ये ग्राउंड है मतलब ज़मीन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लेवल सेम रहेगा। बोलेगा ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बनेगा, और हम बताएं कि एंगल के लिए क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सट करके ये एंगल बनेगा। जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही एंगल आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पढ़े ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में फॉलो होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री है, हम लोग इसमें फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है ये निकालना है तो इसके लिए पी का रिलेशन लगाएंगे, अगर ये दिया हुआ है ये निकालना है तो इसके लिए BH का रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बस इतना ही आपको समझना था, है ना। और कुछ कुछ क्वेश्चन में जैसे CBSE बोर्ड में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको √3 का वैल्यू दिया रहेगा 1.732, तो अगर दिया हुआ है तो पुट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं पुट करेंगे, ठीक है। और नीचे अगर रेशनलाइज करना है, जैसे जो फाइनल आंसर होगा, ये ट्रिक है, जो फाइनल आंसर होगा उसमें अगर नीचे अगर रूट हो जाता है, चाहे √2 √3 कुछ भी रहे या फिर √3+1 रहे, तो फिर उसको रेशनलाइज करेंगे। वरना अगर वो फाइनल आंसर नहीं है तो उसमें हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें नीचे रूट रहने से हम लोग मेहनत करेंगे। तो चलिए अभी एक्सरसाइज जो 9.1 है इसका सब क्वेश्चन को भी करते हैं। 9.1 का ये पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्कस जो आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच मतलब बंधा हुआ है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है उसके टॉप से बंधा हुआ है ना, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और वही जो रस्सी है वो टॉप से भी बंधा हुआ है, टॉप से लेकर के किसी ग्राउंड में किसी भी जगह पे ज़मीन में बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो आपको पोल दिख रहा है AB, इसको आपको फाइंड करना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी कुछ कुछ में हम लोगों को बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, जो कि हाइट है पोल का। अब अभी हम आपको समझाए थे इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला फिक्स रहता है, H होता है, और हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो इस एंगल के लिए वाला क्या होता है, P होता है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, P और H। तो P और H का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, ये लिखने का तरीका होता है, इन राइट ट्राइंगल ABC में क्या फॉर्मूला लगाना होगा, साइन। तो बेहतर होगा एक बार आप लिख दीजिए साइन C, डायरेक्ट आप साइन 30 भी लिख सकते हैं,
लेकिन साइन सी लिखिए वो बेहतर रहेगा। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। तो पी यहाँ पे क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी है। तो बस साइन सी वैल्यू यहाँ पे कितना है, सी का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। ए बी कितना है हम लोग को नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है। और ए सी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। यहाँ पे क्या है, ए बी बाई 20। अब सिंपल यहाँ पे जब भी बटा में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2ab आ गया। अब हम लोग को तो ए बी निकालना है, तो 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोग का निकल गया ए बी। अब इसको कट कर देंगे, ये कितना आ गया, 10। मतलब ए बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10 मीटर। आप चाहे तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल जो है, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसका फिगर को बनाएंगे। क्या है, अ ट्री, एक पेड़ है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो हवा चलने के कारण क्या है, वो टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, बेंड्स, वो मुड़ गया है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो टॉप है, जैसे ये ट्री का जो टॉप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यही ट्री है, तो बीच से क्या हो गया, टूट गया है, और टूटने के बाद जो इसका टॉप है वो ज़मीन को टच कर रहा है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, जमीन के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो फुट है, जो ट्री का जो फुट है, जैसे ये ट्री है, इसका जो फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और जहाँ पे ये जो टॉप जो मुड़ने के बाद, जैसे टॉप जो है जहाँ पे मुड़ने के बाद टच हो रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो है एक ट्री है, ठीक है, एक समझ लेते हैं कि ये जो है वो एक ट्री है। तो ट्री का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, बेंड हो गया, मतलब यहाँ पे टूट करके ये ज़मीन के साथ ऐसे है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्चुअल में ट्री हो गया, ये हम लोग का ट्री हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो टूट गया है, और टूट करके ज़मीन के साथ टच हो गया है। और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो ट्री का जो फुट है और जहाँ पे टच हो रहा है उसका टॉप, इसके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। आपको बोला हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए एक चीज़ समझिए, ये भी ट्री का हाइट है, और इसका ऊपर वाला पोर्शन ये वाला जो है वो यही मुड़ा हुआ है। मतलब क्या करना होगा, आपको ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा, और लास्ट में टोटल हाइट के लिए इन दोनों को ऐड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी। आप चाहे तो ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं, ऊपर वाला नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल के लिए हमको तो ये दोनों निकालना है, ए सी और बी सी दोनों निकालना है। तो इस एंगल के लिए ये क्या होता है, पी होता है, और ये क्या है, बी है। मतलब पी और बी का रिलेशन किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 लगाना होगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, ये लिखना पड़ता है क्योंकि तभी जा करके आप ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो यूज़ कर पाएंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या अप्लाई करना होगा, 10 अप्लाई करना होगा, ठीक है। 10 अप्लाई करेंगे। क्यों 10 अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए वाला पी होता है और ये वाला बी होता है, पी भी 10 में आता है। तो क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे ए सी हो गया और बी यहाँ पे क्या हो गया, ए बी। 10 30 का वैल्यू 1/√3, ए सी नहीं पता, ए बी का वैल्यू है 8। अब अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे क्या आ गया, √3 ए सी। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला बता रहे हैं ना, ये आप √3 को इधर नहीं भी लाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आप नए हैं तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 जो इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/√3। आप चाहे तो ये वाला शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट में कैसे, हमको तो ए सी निकालना है, तो 8 को इधर भेज दो, तो 8 अगर इधर जाएगा डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 8/√3 आ गया, वही तो चाहिए था 8/√3, ठीक है। इधर क्या बचेगा, ए सी।
ये तभी ये वाला हम लोग डायरेक्ट करते हैं जब AC ऊपर में रहेगा, मतलब जो अननोन है वो ऊपर में रहेगा। ठीक है, हम लोग का AC निकल गया। अब क्या निकालना है? BC निकालना है। BC के लिए ध्यान दो, इस एंगल के लिए वाला क्या होता है? H होता है, और इस एंगल के लिए वाला क्या है? बेस है, मतलब B और H का रिलेशन। तो ये किस में लगाना होगा? कॉस में लगाना होगा। यहाँ पे बना देते हैं, क्या लगाएंगे? cos 30। क्या हो जाएगा? AB बाई BC। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। AB कितना है? 8 है। BC कितना है? नहीं पता। अब यहाँ पे देखो, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर जो अननोन है वो नीचे आ जाए तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालते हैं। तो ये इधर आ गया, ये इधर, तो BC √3 और यहाँ पे आ गया 16। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16/√3। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब AC हम लोग को चाहिए था वो भी निकाल लिए, BC चाहिए था वो भी निकाल लिए। अब टोटल हाइट जो हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री है ना, ये क्या हो जाएगा? दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है, AC प्लस BC। तो यहाँ पे AC का वैल्यू कितना है? 8/√3 प्लस BC का वैल्यू कितना है? 16/√3। यहाँ पे हम लोग LCM करेंगे, नीचे नीचे सेम है तो LCM सेम आ जाएगा, और ऊपर भी एज इट इज लिखाएगा। ये कितना आ गया? 24√3 मीटर। अब एक चीज़, हम लोग को तो हाइट ऑफ ट्री निकालने बोला था, अब यहाँ पे नीचे में क्या आ गया? रूट आ गया, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि जो फाइनल आंसर होता है उसके नीचे रूट नहीं रहता है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए जो भी नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 24√3, और नीचे में अभी आपको हम बताए थे कि अगर सेम अगर रूट में अगर दो चीज़ सेम रहे मल्टीप्लाई में तो एक बार हो जाता है। अब इससे ये क्या होगा? कटेगा। तो ये कितना आ गया फाइनली? 8√3 मीटर। आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड, जैसे बच्चा लोग स्लाइड नहीं करता उस टाइप से, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटा है उन बच्चों के लिए क्या है कि सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो ये हाइट होगा वो कितना होगा? 1.5 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड, और जो वो झुका रहेगा एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जो ग्राउंड के साथ वो झुका रहेगा वो कितना रहेगा? 30 डिग्री। ये छोटे बच्चों के लिए। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, अब जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप, मतलब थोड़ा ज़्यादा झुकाव टाइप में चाहती है। ठीक है, स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उन लोगों के लिए हाइट जो होगा थोड़ा ऊंचा होगा, 3 मीटर का होगा, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और जो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री। What should be the length of the slide in each case? तो 2 केस है, दोनों के लिए यहाँ पे क्या करना है? लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, तो जो 5 साल से छोटे हैं उन लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हम लोगों को हाइट जो है वो कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर, और जो इसका एंगल होना चाहिए इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना है? ABC, मतलब AC निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड, जो हम लोग को निकालना है वो क्या है? AC है, क्वेश्चन मार्क। बस अब हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे, इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो गया? इस एंगल के लिए ये वाला P हो गया, और ये वाला साइड हम लोग को निकालना है। तो ये वाला साइड क्या हो जाता है? 90 के सामने वाला H होता है, मतलब P और H का रिलेशन। P और H का रिलेशन किस में आता है? साइन में आता है। तो डायरेक्टली हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री है, क्या होता है? P/H होता है। तो P क्या है यहाँ पे? AB है, और H क्या है? AC है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। AB पता है 1.5, AC नहीं पता। अब यहाँ पे वही अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC आ गया इधर, 2 जाएगा इधर, तो 2 × 1.5। 1.5 मतलब 1.5 होता है, 1.5 का डबल कितना होता है?
3 हो जाता है, मतलब 1.5 का डबल 3, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो AC आ गया 3 मीटर। अब सेकंड केस क्या है, 4 एल्डर है ना चिल्ड्रन, या जो भी है एल्डर चिल्ड्रन। इन लोगों के लिए क्या बोला है कि ये जो लेंथ है मतलब हाइट जो है वो थोड़ा ऊंचा कर दिया है 3 मीटर, और जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री कर दिया है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। अब इसमें भी अगेन नाम अभी हम लोग दूसरा लेते हैं, PQR। यहाँ पे भी वही सेम क्या निकालना है हम लोग को, PR, मतलब जो स्लाइड का लेंथ है वो निकालना है। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, लेट कर लेने से अच्छा रहेगा, लेट है ना, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड है ना, क्या हो गया इसमें PR हो गया, जो हम लोग को निकालना है। अगेन वही, इस एंगल के लिए अलग क्या होता है, साइन होता है, और ये वाला साइड क्या हो जाता है, 90 के सामने वाला H होता है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 इक्वल टू PQ/PR। समझ लीजिए 60 डिग्री है, इसके लिए P होता है और ये वाला H होता है, तो P/H का रिलेशन साइन में आता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। PQ कितना है, 3 है। PR नहीं पता, निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे √3PR बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो PR इक्वल टू, ये नीचे आ गया तो 6/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे रूट आ गया और हम लोग को स्लाइड का लेंथ निकालने बोला था, तो इसलिए √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 6√3 और नीचे 3 आ गया। अब ये 3 से ये कट जाएगा 2 बार में तो ये 2√3 मीटर। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है, यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन। हम बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब किसको देखा जा रहा है, टावर के टॉप को, जैसे मोबाइल टावर वगैरह होता है वैसे टावर के टॉप को देखा जा रहा है। अब फ्रॉम कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पे कोई एक पॉइंट है वहाँ से टावर का टॉप को देखा जा रहा है। विच इज़ 30 मीटर, वो जो पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर का जो फुट रहेगा उससे 30 मीटर दूर पे है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि टावर है, ये उसका ज़मीन से मतलब फुट से 30 मीटर दूरी पर वो पॉइंट है, और इस पॉइंट से किसको देखा जा रहा है, टावर के टॉप को देखा जा रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसका हाइट निकालना है। तो मान लेते हैं ABC और ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ टावर है ना, इसको मान लेते हैं क्या है AB। ठीक है, सेम अभी आप देखिए, पहले फिगर समझ में आ गया होगा कि एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है ज़मीन से, और वो पॉइंट जो है वो टावर के फुट से 30 मीटर ऊंचाई पर है। हम लोग को ये निकालना है इस एंगल के लिए क्या होता है, इस एंगल के लिए दूर वाला P होता है, और जो सामने सटा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, मतलब P और B का रिलेशन आता है जो कि 10 में आता है। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 30 का, क्योंकि PB आ रहा है, P की जगह में क्या है AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और B की जगह में कौन आ रहा है, BC हो गया। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AB का वैल्यू कितना है नहीं पता, BC का वैल्यू कितना है 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे अगर ऊपर में हम लोग का अननोन जो वैल्यू है वो ऊपर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो डिवाइड में है उसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये डिवाइड में इसको इधर लेके आ गए तो ऊपर 30 आ गया, नीचे कितना है √3, और इधर क्या बचेगा AB। ये तब करते हैं जब अननोन वाला ऊपर रहेगा। अब अगेन हम लोग को तो AB निकालना है, AB ही तो हम लोग का क्वेश्चन था, और इसके नीचे √3 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे AB इक्वल टू अच्छे से लिख लेते हैं है ना, यहाँ पे √3 क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर में कितना आ गया 30√3, क्योंकि 30 × √3 30√3, और नीचे √3 सेम रहता है, तो एक बार इससे ये कट गया 10 बार में, तो हम लोग का जो AB है वो आ गया
√3 ये मीटर। लास्ट में चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। मतलब एक पतंग है, एक काइट है जो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है कि उड़ रही है। द स्ट्रिंग, जो उसका रस्सी जो है अटैच टू द काइट, जो पतंग के साथ, काइट के साथ जो बंधा हुआ रस्सी है, इस टेम्पोरली टाइड, थोड़ा देर के लिए क्या है कि बांधा गया है टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन में किसी एक पॉइंट के साथ बांधा गया। मतलब कि ये हाइट पे एक काइट उड़ रही है और इस काइट से क्या है कि एक रस्सी बंधा हुआ है जो जमीन पे किसी जगह पे थोड़ा देर के लिए बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो रस्सी है, विद द ग्राउंड, जमीन के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वही रस्सी का लंबाई आपको निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब रस्सी झूल नहीं रही है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब ये हो गया हम लोगों का काइट जो इतना ऊपर उड़ रही है। अच्छा, कितना मीटर ऊंचा है, यहाँ पे 60 मीटर ऊंचा है। अब इससे पतंग से बंधा हुआ एक रस्सी है जो ज़मीन पे बंधा हुआ है किसी एक जगह पे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और यही जो रस्सी है वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, वो है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। आपको निकालने बोला ये जो रस्सी है उसका लेंथ क्या है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लिए सही, तो फिर क्वेश्चन सही होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम समझाए हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालने बोला AC, तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए यहाँ पे, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी क्या है, AC है। तो वही सेम इन राइट ट्राइंगल क्या नाम है, ABC। इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, P होता है, और इस एंगल के लिए निकालना क्या है, यही चीज़ को निकालना है। 90 के सामने वाला H होता है, मतलब P और H का रिलेशन किस में आएगा, साइन में आएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन 60। क्या लगाएंगे, P की जगह में कौन है, AB, और फिर H की जगह में कौन है, AC है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, AB की जगह में कितना है, 60 है, और AC। अब सेम, जब नीचे अननोन रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC √3, और यहाँ पे आ जाएगा 120। अब AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120/√3। फिर जो हम लोग का फाइनल आंसर है, क्योंकि AC ही निकालने बोला था, अगर नीचे रूट आ गया तो रेशलाइज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे रेशलाइज करेंगे, 120/√3, जो भी हम लोग का नीचे है रूट में, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर में कितना आ गया, 120/√3, और नीचे में √3 3। इससे ये कटेगा 40 बार में, 3 कटेबल में, ठीक है। तो 40√3 मीटर ये आ गया AC, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे है वो देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का फिगर पहले बनाते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक 30 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है, 30 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर क्या है, कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का खड़ा है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक टॉल बिल्डिंग, कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर, फ्रॉम हिज आई। अब इसका आँख तो यहाँ पे है, इसके आँख से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। मतलब यहाँ से अगर देखेगा तो हम बताए थे कि जहाँ पे एंगल बनेगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, क्योंकि बिना हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल नहीं बना सकते, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से किसको देखा जा रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखा जा रहा है। तो ये हो गया बिल्डिंग का टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। अच्छा, ये एंगल जो है ये बढ़ जा रहा है, तो ये बढ़ेगा कैसे, आगे बढ़ने से। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। मतलब अभी कितना है, अभी है 30, ये 30 से 60 हो जाएगा एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग की तरफ अगर ये आगे बढ़ जाता है, तो अब यहाँ से जब इसको देख रहा है तो अब कितना है, 60 है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल के गया, यही आपको निकालना है। तो पहले सबसे पहले नेमिंग होना चाहिए, ABCDEFG। आप अपने हिसाब से नेमिंग इसको कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे ये तीनों लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FE जो है वो बराबर हो जाएगा GD के साथ, बराबर हो जाएगा BC के साथ 1.5, क्योंकि सेम हाइट का तीनों दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला हो गया, बड़ा वाला नहीं, ये छोटा सा दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहला काम हम लोग छोटा ट्राइंगल में ही करते हैं, उसके बाद बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे बच्चा लोग एक मिस्टेक करता है कि इस ट्राइंगल को ले लेता है, इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन ही नहीं रहा है। आपको तो राइट एंगल चाहिए तो फिर पूरा यहाँ से लेना होगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले छोटा ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, इसके जरिए ये निकाल सकते हैं, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल में इसके जरिए पूरा निकाल सकते हैं। अब पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये इसका लॉजिक रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को AB पता होना चाहिए। हम लोग को तो 30 मतलब पूरा पता है, यहाँ से जो पूरा है 30 वो पता है। हम लोग को AB निकालने के लिए क्या करना होगा, BC को हटाना होगा, और BC कितना है 1.5 मीटर है। तो अभी वही हम लोग लिखेंगे कि AB का जो हाइट होगा वो क्या होगा, AC में से हम लोग BC को माइनस करेंगे। AC कितना है 30 है, माइनस कितना करना होगा BC कितना है 1.5। तो अगर इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5। अगर आपको पॉइंट वाला माइनस नहीं आता तो थोड़ा सा देख लीजिए, जिसमें पॉइंट नहीं रहता है उसका पॉइंट लास्ट में रहता है, और इसका पॉइंट क्या है यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से जो खाली जगह है वहाँ पे 0 भर देते हैं। अब ऊपर छोटा पड़ गया, माइनस कर ऊपर छोटा पड़ गया तो कैरी लेते हैं, तो कैरी लेंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कैरी लिए तो ये हो गया 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, और ये कैरी दे दिया था ना तो ये आपका 2 हो गया, थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, इतना मीटर आ गया। चलिए अभी वही सेम इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल क्या है ABG। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, दूर वाला, इस एंगल के लिए वाला P होता है, और ये जमीन वाला क्या होता है, बेस। तो इस एंगल के लिए P/B किस में आता है, 10 में आता है। तो क्या लगाएंगे 10 60, क्योंकि 60 डिग्री है। P की जगह में क्या है AB है, और B की जगह में कौन है GB है। 10 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग निकाले, AB कहाँ चलिए, हाँ 28.5, और GB का वैल्यू नहीं पता, वही निकालना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा √3 GB, और ये है 28.5। अब GB का वैल्यू क्या आ जाएगा 28.5 और √3। क्या हम लोग को ये निकालने बोला था, नहीं, तो इसका मतलब इसमें हम लोग अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल। तो बड़ा वाला ट्राइंगल इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा, इसको बॉक्स बना करके रख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ABF। यहाँ पे फिर से हम बता रहे हैं कि इस ट्राइंगल को नहीं लेना है क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं बन रहा है। हम लोग का ट्राइंगल ये पूरा हो जाएगा ABF। तो ABF में इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, इसको भूल जाना है, बीच वाला लकीर को भूल जाओ। इस एंगल के लिए ये वाला हो जाता है AB, और ये नीचे वाला बेस हो गया, तो क्या लगेगा 10 लगेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे 10। P के जगह में कौन है AB, बेस के जगह में कौन है FB, तो यहाँ पे लिखेंगे FB। ठीक है, 10 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। AB का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे कितना 28.5। अगर नीचे FB को देखेंगे ना तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक जैसे ये FB जो है वो FG + GB से मिलके बना हुआ है, तो वही लिख देते हैं FG + GB से मिलके बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1/√3, ये है 28.5। FG और GB, क्या इसमें से किसी का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे देखेंगे एक का वैल्यू पता है। थोड़ा सा बेहतर होगा अगर अभी ना पुट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो एक सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला जो है डिवाइड वाला वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये ऐसे 1 के साथ, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे FG + GB,
ये इधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा √3 इंटू 28.5। अब यहाँ पे FG ही तो हम लोग को निकालना है, तो ये ऐसे रखते हैं। GB का वैल्यू हम लोग को पता है 28.5 बाई √3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 और ये नंबर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो मेन नंबर को बाहर लिख देते हैं और इसको साथ में। अब FG अगर निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, मतलब कि माइनस में। तो 28.5 √3 है, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा 28.5 बाई √3। अब ये LCM करना होगा। जब भी फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग LCM करते हैं। तो LCM कैसे होगा, इसके नीचे 1 है, इन दोनों का LCM आ जाएगा √3। ठीक है, √3 आ गया। 1 के टेबल में ये कितने बार में आता है, √3 बार में, तो √3 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, या सिंपल आप समझ लीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5, यहाँ पे कर लेते हैं 28.5, और ये √3 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 1 2 3 2 6 7 8, तो 85 ठीक है 85.5। एक बार देख लेते हैं, ठीक है सही है, -28.5। अच्छा, अब दोनों को माइनस भी करना है, तो चलो 28.5 को माइनस कर देते हैं। ये 0 आ गया, यहाँ पे आ गया हम लोगों का 7, और यहाँ पे आ गया हम लोगों का 57। ठीक है, ये आ गया 57 बाई √3, ये हो गया FG। तो FG निकालने बोला था, कितना दूर चल के गया, और FG कितना आ गया 57 बाई √3। अब फिर से वही चीज़ कि हम लोग को जो आंसर चाहिए होता है उसके नीचे रूट नहीं रहता है, तो इसका रूट को हटाने के लिए रेशलाइज करेंगे। तो रेशलाइज करेंगे तो ये आ गया 57 √3, ऊपर में आ गया 57 √3, और नीचे में √3 3 आ गया। अब 3 से ये कटेगा, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 2 3 9 जा, तो कितना आ गया 19 √3। लास्ट में यहाँ पे लिख देना है कि हैंस क्या लिखा था कि कितना डिस्टेंस वो वॉकड किया, हैंस ही वॉकड 19 √3 मीटर। हो गया। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में किसी भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, ऑफ द बॉटम, मतलब किसी चीज़ का नीचे को देखा जा रहा है, एंड द टॉप, मतलब टॉप को देखा जा रहा है, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो एक टावर लगा हुआ है, तो उस टावर का बॉटम और टॉप को देखा जा रहा है, यही यहाँ पे कह रहा है। टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 20 मीटर जो है, एक 20 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पर क्या है, एक टावर लगा हुआ है, और ज़मीन में किसी भी एक पॉइंट से उस टावर के सबसे पहले बॉटम को देखा जा रहा है और फिर टॉप को देखा जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, ये जो टावर है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, और 45 एंड 60, मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है वो है 45 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसका हाइट निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टावर बी, उसको मान लेते हैं ABCD। ठीक है, तो उसको क्या मान लिए, AB मान लिया। अब सेम इस चीज़ को माइंड में फिक्स कर लो, जब भी दो ट्राइंगल आएगा तो दो ट्राइंगल में क्या करेंगे हम लोग, छोटा ट्राइंगल, जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे, अपने आप बन जाएगा। तो छोटा वाला में अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ये 20 कहाँ से है, यहाँ से है ना, BC आपका 20 है, तो ये 20 है, तो छोटा वाला ट्राइंगल हम लोग इसके जरिए ये निकाल सकते हैं। ये जैसे पता चल गया तो फिर बड़ा वाला ट्राइंगल में इसके जरिए ये पूरा निकलेगा। जैसे पूरा पता चल गया उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा। ये होगा हम लोग का अप्रोच। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल क्या नाम है उसका, DCB, कैसे भी लिख सकते हैं, BDC या फिर DCB, जो आपको सही लगे, DCB। इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होता है, बेस होता है, मतलब P/B। तो P/B किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 45 क्यों लगाए,
क्योंकि छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसमें एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। क्या हो जाएगा, पी, पी यहाँ पे क्या है, बी सी, बेस क्या है, डी सी। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बी सी पता है, हाँ 20 है। डी सी नहीं पता, सॉरी डी है, डी सी। तो डी सी इधर आ जाएगा, तो डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब एक यहाँ पे नोट करके आप याद रख सकते हैं अपने लिए कि जब भी एंगल 45 होता है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। 1045 ये परपेंडिकुलर और ये बेस बराबर होगा, ये 20 तो ये भी 20। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 45 मतलब ये दोनों बराबर, इसको माइंड में याद रखिएगा। चलिए डीसी पता चल गया। अब डीसी के बाद बड़ा ट्राइंगल आएंगे, तो बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ए सी डी। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। इसमें भी सेम, ये वाला एंगल कितना है, अब बीच वाला लकीर को भूल जाओ, ये एंगल 60 है, हमको ये बाई ये चाहिए। तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, दूर वाला तो P होता है और ये वाला बेस होता है P बाई बी, मतलब 10 का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए सी बाई ये क्या हो गया, डी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 10 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3। ए सी पता है क्या, अगर देखेंगे ए सी दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, ए बी प्लस ये ए बी प्लस बी सी, तो लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी। डी सी का वैल्यू अभी तो हम लोग निकालें 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आई है, 20 √3, और इधर क्या है, ए बी प्लस बी सी। क्या इन दोनों में किसी का वैल्यू पता है, हाँ बी सी का वैल्यू हमको पता है, तो ये 20 √3, ए बी प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, 20 है। ए बी निकालना है तो ए बी के साथ जो भी लगा रहेगा उसको हटाते जाओ, तो यहाँ पे 20 √3 है, उधर से ये चीज़ आएगा, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो गया माइनस, ये ए बी। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो 20 कॉमन आ गया, यहाँ पे लिख दिया √3 माइनस 1, तो ए बी का वैल्यू आ गया। सही से इसको लिख देते हैं, ए बी जो हो गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। और एक चीज़, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में आपका लिखा रहे कि √3 का वैल्यू 1.73 या कुछ भी रहे, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो पुट नहीं करेंगे, खैर लास्ट में लिख देते हैं हैंस हाइट ऑफ टावर, जो भी टावर था उसका हाइट जो है, हैंस हाइट ऑफ टावर इज कितना है, 20 √3 माइनस 1 मीटर। बन गया हम लोग का आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन में शामिल होता है। क्वेश्चन है कि अ स्टैचू, एक मूर्ति है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ये मूर्ति जो है इतना लंबा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिएस्टल। एक कोई पेडिएस्टल है, एक कोई नीचे थुम्बी टाइप में पेडिएस्टल है, सॉरी एक कोई पेडिएस्टल है, उसके ऊपर में ये जो है ये रखा गया है मूर्ति जो 1.6 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ऊपर की ओर देखा जा रहा है। तो फिलहाल इतना से जो हम लोग को समझ में आ रहा है उसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हम लोग का पेडिएस्टल, उसके ऊपर में ये हो गया मूर्ति जो कि 1.6 मीटर का है। ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, कहाँ देखा जा रहा है वो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है, वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अच्छा उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिएस्टल, पेडिएस्टल का टॉप तो ये वाला है, इसको देखा जा रहा है, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ये वाला जो है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिएस्टल, ये जो पेडिएस्टल है उसका हाइट निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ पेडिएस्टल, पेडिएस्टल को जो हाइट है वो क्या है, बी सी मान लेते हैं। ठीक है, अगेन फिर से वही चीज़ आएगी, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। तो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल में पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, सॉरी इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, बी सी डी, बी सी डी।
तो इसमें अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना है 45, इसके लिए इन दोनों का रिलेशन, यही चीज़ इसमें आता है। ये हो गया हम लोगों का P हो गया और ये B हो गया, तो पी बी 10 में आता है, तो लिखेंगे 10 45। P के जगह में कौन है, BC है, इसके जगह में कौन है, B के जगह में DC है ना, DC, BC बाई DC। 10 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, इससे पहले क्वेश्चन में किए। अब यहाँ पे है BC और DC दोनों नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे DC आ गया, यहाँ पे BC, तो दोनों बराबर आ गया। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे अगर ये 45 होता है तो P और B आपस में बराबर हो जाता है, ये दोनों बराबर, देखो यहाँ पे आ भी गया। अब चलिए अब मूव करते हैं बड़ा ट्राइंगल में। तो बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, ACD, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ACD। ACD में अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना है, बीच वाला लकीर को भूल जाओ, ये वाला एंगल कितना है 60, ये चाहिए हम लोगों को, मतलब कि P, इसके लिए ये वाला P हो जाता है और ये वाला बेस हो जाता है, तो P और B 10 में आता है अगेन, तो 10 60 डिग्री। P के जगह में कौन है, AC है, और B के जगह में कौन है, DC है, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ठीक है, और यहाँ पे AC के जगह में क्या है, दो चीज़ है, एक AB भी है प्लस BC भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस BC। नीचे क्या है, DC। अब DC देखेंगे तो किसी के साथ मैच कर रहा है वो BC के साथ, तो यहाँ पे क्या लिख दिया BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो BC √3, AB का वैल्यू कितना है 1.6 प्लस, देखो BC यहाँ पे डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे AB का वैल्यू 1.6 से लिख दिए और BC लिख दिए। हमको BC निकालना है तो BC को तो पहले सेम साइड करना होगा, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो BC √3, AB का वैल्यू कितना है 1.6 है, वो लिख दिए, और BC ही लिख दिए। अब हम लोग को BC निकालना है तो BC को तो पहले सेम साइड करना होगा, तो ये BC को इधर लाते हैं। ठीक है, तो इस BC को इधर लाएंगे तो यहाँ पे है BC √3, ये BC इधर आएगा तो -BC हो गया, और यहाँ पे 1.6। अब BC कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे BC को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया √3 - 1। BC मैच किया, कॉमन ले लिए, यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर है हम लोग का 1.6, और जो भी ये हम लोग का मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब √3 - 1। अच्छा BC अब निकला क्या है, BC ये पेडिस्टल है, यही तो हम लोग को निकालना था। अब नीचे रूट आ गया, अब जब भी नीचे रूट आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, जो भी नीचे है उसको ऊपर नीचे लिख दो, लेकिन अगर कोई साइन है, कोई भी साइन है उसको चेंज कर दो, उस साइन को चेंज कर दिए, बस हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर में 1.6 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में √3 + 1 लिखेंगे। नीचे एक फॉर्मूला लगता है, जब भी रेशनलाइज करते हैं नीचे एक फॉर्मूला लगता है A - B A + B, जिसका फॉर्मूला होता है A² - B², मतलब A - B A + B, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, क्या है 1.6 √3 + 1 ऊपर में √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट कैंसिल होकर 3 बचता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, 1 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 1.6 √3 + 1, और नीचे में 3 - 1 2 आ गया। अब 2 से जो है ये कटेगा, 16 है तो कितना बार में कटेगा, 0.8 बार में, तो आंसर क्या आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं हैंस हाइट ऑफ पेडिस्टल इज कितना आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। अगेन अगर आपको क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 1.73, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करके इसको फिर सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसको देखा जा रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से मतलब नीचे से, इज 30 डिग्री। तो सिंपल समझिए, अगर एक नॉर्मल अगर कॉमन समझे तो एक बिल्डिंग और एक टावर में कौन बड़ा होता है, टावर बड़ा होता है, मोबाइल टावर वगैरह जो है वो बड़ा रहता है, बिल्डिंग नॉर्मली जो है एक छोटा सा रहता है।
तो वही हम लोग बनाते हैं कि एक यहाँ पे बना देते हैं, टावर बना देते हैं, और उसके सामने क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं थोड़ा सा दूर में, ठीक है। या पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा कि टावर जो है बड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, छोटा होता है, बिल्डिंग का टॉप को देखा जा रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से देखा जा रहा है, और वो कितना है 30 डिग्री। तो इसको मिला देते हैं, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है, टावर के फुट से देखा जा रहा है बिल्डिंग का टॉप को, और ये है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा फिर ऊपर की ओर ही देखा जा रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब टावर के टॉप को देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है, और ये कितना है 60 डिग्री है। तो इसको मिला देते हैं, ये है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये जो टावर है वो है 50 मीटर ऊंचा। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट को आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में जो निकालना है, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम लोग मान लेते हैं ABCD, तो उसको क्या मान लेते हैं, AB मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया, यही हम लोग को निकालना है। तो इसको बनाने का अप्रोच क्या रहेगा, जब भी इस टाइप का होता है तो दो ट्राइंगल इसमें दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, और एक दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें तो हम लोग को दोनों नहीं पता, तो इसको पहले अप्रोच नहीं करेंगे, इस ट्राइंगल में बनाएंगे। इसमें क्या है कि हम लोग को एक पता है तो उसके जरिए दूसरा निकल जाएगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल क्या है, DCB, ये हो गया DCB। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो इस एंगल के लिए दूर वाला क्या होता है, P होता है, और नीचे वाला बेस होता है, मतलब इसके लिए P और B किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 10 कितना डिग्री है ये वाला हम लोग का 60 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू यहाँ पे P/B होगा, तो P हम लोग का क्या है, DC है, और B क्या है, BC है। 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3, DC का वैल्यू है 50, BC नहीं पता, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कितना है 1 है, ये इधर आ गया √3 BC, ये इधर चल गया, कितना आ गया 50। अब BC अगर निकालना है तो इस √3 को नीचे भेजेंगे, तो 50/√3। अब क्या हम लोग को BC पूछा गया था, BC निकालना है क्या, BC नहीं निकालना है, तो इसके नीचे रूट है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, जो फाइनल आंसर होगा उसमें नीचे रूट नहीं चाहिए। खैर अब ये BC हम लोग का निकल गया है ना, इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं। अब आएंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC में, इन राइट ट्राइंगल ABC में इस एंगल के लिए दूर वाला क्या होता है, P होता है, और सामने वाला क्या होता है, बेस होता है, तो P/B। तो यहाँ पे P/B किस में आता है, 10 में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। P यहाँ पे क्या है, AB है, और बेस B क्या है, BC है। 10 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। AB का जो वैल्यू है, AB नहीं पता, क्वेश्चन में वही निकालना है। BC का जो वैल्यू है, BC हम लोग को पता है 50√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ये पूरा जो नीचे डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50√3 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गया, इक्वल टू ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो AB और √3 मल्टीप्लाई होकर AB√3 आ गया। अब यहाँ पे दो तरह से इसको आप समझ सकते हो, ये मल्टीप्लाई में है, AB के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये 50 है, इसके नीचे ऑलरेडी एक √3 है, और एक √3 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब इसके साथ डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50/2 बार √3 है तो 3 आ गया। अब आप इसको चाहे तो पॉइंट में या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 50√3 है, सॉरी 3 है, इसको आप चाहे तो डिवाइड अगर करेंगे, 3 1 × 3, 3 6 × 18, 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को ये वाला स्टेप अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये √3 डिवाइड में है, उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इधर बचेगा 50, उधर जाएगा तो क्या होगा, इसको और करके ऐसे समझ लो, है ना, रफ में। ये उधर गया तो AB है, √3 ऑलरेडी है, और एक √3 चल गया, तो ये 50 आ गया, या ये हम लोग AB √3 3 हो जाता है। अब 3 को डिवाइड में भेज दो। खैर,
तो जिसको ये वाला समझ में नहीं आया ये वाला भी आप समझ सकते हैं ना, ठीक है, हो गया। अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट निकालने बोला था, तो हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर, ठीक है। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत जन को ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। लिखा हुआ है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब 2 पोल है, खंबा जो रहता है वो बराबर हाइट का है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक बीच में एक रोड है, जैसे एक रोड ऐसे पार होता है ना, एक रोड ऐसे आपका पार हो रहा है, इस रोड के इस साइड और इस साइड, जैसे ये अगर रोड एक पार हो रहा है, अगर रोड एक पार हो रहा है तो इसके इस साइड और इस साइड क्या है, खंबा 2 खड़ा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे एक रोड है, इस रोड के इधर भी एक खंबा है और इधर भी एक खंबा है, और दोनों का हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। विच इज़ 80 मीटर वाइड। अच्छा, रोड जो है वो आपका 80 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, ये बीच में किसी भी एक जगह पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। इस पॉइंट से ये जो टॉप है किसका, पोल का टॉप, उसको देखा जा रहा है। तो मतलब यहाँ से इसको भी देखा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसको भी देखा जा रहा है। अब द पोल्स आर 60 and 30, मतलब एक तरफ 60 बन रहा है, एक तरफ 30। यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने से कोई चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ता है, इसलिए ये हो गया 60 और ये हो गया 30। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये दूर में है तो ये छोटा दिख रहा है, ये सामने में है तो ये एंगल बड़ा दिख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। अच्छा, ये जो पोल्स है उसका हाइट आपको निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये जो पॉइंट है इसका इस पोल से डिस्टेंस कितना, ये भी निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल्स, है ना, ए बी सी डी, और ये बीच वाला पॉइंट को पी मान लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ पोल्स बी ए बी, है ना, एंड सी डी, ठीक है। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इस डिस्टेंस को भी लेट कर लेते हैं, एंड लेट बी पी इक्वल टू एक्स। इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अगर ये एक्स मान लिए तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, जैसे पूरा अगर 80 है, ये अगर 10 होगा तो ये 70 होगा, माइनस कर देंगे तो ये एक्स है तो ये कितना होगा, माइनस कर दो, आ गया कितना, 80 माइनस एक्स। तो देन जो यहाँ पे पी सी है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 2 ट्राइंगल है, अब 2 ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबसे पहले इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या है, ए बी है, और ये वाला क्या है, बी पी है। तो इस एंगल के लिए इसको पी बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो पी बाई बी किस में आता है, 10 में आता है। बार बार 10 का ही फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। तो इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या है, ए बी पी, ए बी पी, क्या लगाना है, 10 लगाना है। 10 कितना, 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, ए बी बाई इधर क्या है, बी पी है, ठीक है। तो 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3। ए बी हम लोग को नहीं पता है, बी पी हम लोग एक्स मान ली है तो एक्स लिख देते हैं। अच्छा, अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में एक्स है उसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो √3x, ठीक है। अब 2 अननोन आ गया, जब 2 अननोन रहता है नहीं पता, इसको इक्वेशन मान लेंगे। सेकेंड, अब दूसरा ट्राइंगल में तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, डी सी पी, डी सी पी। इसमें भी सेम, इस एंगल के लिए ये वाला पी होता है और ये वाला बी होता है, तो 10 लगाना होगा। तो 10 30 क्या है इसमें, पी के जगह में क्या है, डी सी है, और बेस के जगह में कौन है, पी सी है, ठीक है। तो 10 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। डी सी नहीं पता है हम लोग को, और जो पी सी है वो कितना है, वो है हम लोग का 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो ये हो गया 80 माइनस एक्स, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएगा, डी सी √3। अच्छा, अब डी सी को हम लोग अलग करते हैं, √3 को यहाँ से भेज देते हैं, तो 80 माइनस एक्स बाई ये डी सी डिवाइड में आ जाएगा √3। बेहतर होगा जब भी आपका ऊपर में अननोन रहेगा तो सिर्फ इसको उधर भेज दो, है ना,
आपका वही सेम चीज़ ये आ जाएगा। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांसेस कम रहता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में जो गिवन है कि ए बी जो है वो डी सी के साथ बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पोल्स है वो ये जो पोल्स है वो क्या है, इक्वल हाइट का है। अगर ये इक्वल हाइट का है तो ए बी और डी सी बराबर होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है √3x और डी सी का वैल्यू कितना है 80 - x बाई √3। अब √3 डिवाइड में इसको इधर भेजो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया √3x और इधर आ गया √3, इधर क्या बचा 80 - x, ठीक है। √3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 80 - x को इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा +x, यहाँ पे 80, ये कितना आ गया 4x = 80। x 4 को डिवाइड में भेज दो तो ये 4 डिवाइड में आ गया, कट करके कितना आ गया 20, इससे ये कटेगा 20 बार में, तो x = आ गया 20 मीटर। अगर x हम लोग का 20 मीटर आ गया तो ये हम लोग PC निकाल सकते हैं, है ना। देन PC जो हो जाएगा, PC क्या था, हम लोग PC यहाँ पे माने थे 80 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 - x, तो 80 - x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 20, तो कितना आ गया 60 मीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ पोल्स नाउ फ्रॉम 1, तो ए बी कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो हाइट भी निकालना था, ये हो गया √3 × x, x का वैल्यू कितना है 20, ठीक है। यहाँ से हम लोग पुट कर दिए इधर, तो ये आ गया 20√3। लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि हैंस हाइट ऑफ पोल्स बी 20√3 मीटर्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स, है ना, आर 20 मीटर कॉमा एक डिस्टेंस कितना आया, कहाँ चलिए, हाँ एक डिस्टेंस आया 20 और ये वाला कितना आया 80 - 20 60, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर कॉमा 60 मीटर हो गया। चलिए अब समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, तो एक कैनल है, नदी टाइप में, नाला टाइप में आप समझ सकते हैं, उसके किनारे में क्या है एक कोई टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, तो इस बैंक के जैसे एक बह रहा है नाली टाइप में या कुछ एक कैनल टाइप में, इसके इस किनारे में एक टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे से क्या है बोल रहा है, दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर को, और वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है, डी यहाँ पे दिया हुआ है। दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइन द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, यही जो नीचे जो ज्वाइन कर रहे इसी लाइन पे एक पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर। यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, यहाँ से क्या बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो है 30 डिग्री। फिगर दिया हुआ है ये वाला फिगर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा ये टावर का हाइट निकालना है ए बी, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ये जो कैनल है इसका जो विड्थ है चौड़ाई जो है वो भी हम लोग को निकालना है, BC निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर बी ए बी ये निकालना है, और लेट कर लेते हैं, ठीक है, और विड्थ ऑफ कैनल वो क्या है BC, ये दो चीज़ निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछला बनाए हैं कि जब भी दो ट्रायंगल का बात आएगा तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल में करेंगे, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। ये फिगर दिया हुआ था तो बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल का नाम क्या होगा ABC, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। इसमें अगर आप देखेंगे ये 90 है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो गया P हो गया, और ये वाला बेस हो गया, मतलब 10 लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 जो है वो हो गया P के जगह में कौन है AB है, और बेस के जगह में कौन है BC है, लिख दिए। 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3, ये हो गया AB बाई
BC को इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया BC√3 और इधर आ गया AB। जब भी इक्वेशन में दो अननोन रहेगा उसको इक्वेशन मान लेना बेहतर होता है। इसके बाद अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते तो बड़ा ट्रायंगल मूव करेंगे। बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD। तो बड़ा ट्रायंगल तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD। तो राइट ट्रायंगल ABD में इस ट्रायंगल को क्यों नहीं लेते? हम पिछला भी समझाए तो फिर से एक बार समझा दे रहे, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको चुनना नहीं है। ये गलत होता है, बहुत बच्चे से चुनते हैं। हम लोग को चुनना है जिसमें राइट एंगल होगा, ठीक है। तो खैर ABD में इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो जाता है? बीच वाला को भूल जाओ। इस एंगल के लिए वाला क्या होता है? P होता है दूर वाला, और जमीन वाला क्या होता है? बेस होता है। तो P/B 10 में आएगा, तो 10 ही लगाएंगे। 10 30 क्या होगा? AB बाई बेस क्या है इसका? DB, ठीक है। 10 30 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/√3। AB नहीं पता हम लोगों को। अच्छा, AB की जगह में कुछ पता है, क्या पता है? BC√3। AB इक्वल टू क्या है? BC√3 लिख दिया। DB को अगर हम देखेंगे तो DB पूरा जो है ये दो चीज़ से मिल के बना हुआ है, DC प्लस BC। तो लिख दो DC प्लस BC, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 20 प्लस BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? DC प्लस BC, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? BC, और ये √3 यहाँ पे ऑलरेडी है और इसका √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल √3, एक हो गया ये √3 और एक ये आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। DC का वैल्यू कितना है दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 लिख दिया यहाँ पे BC। ये क्या हो जाएगा? √3 3 हो जाएगा, तो 3BC। BC को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे है 3BC, ये एक BC उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3BC में से एक BC को माइनस कर देंगे तो 2BC बचेगा। अब 2 को डिवाइड में ला लो, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे BC इक्वल टू कितना आ गया? 2 से ये वाला कटेगा 10 बार में, तो BC का जो वैल्यू है वो आ गया 10 मीटर, ठीक है। क्या BC निकालने बोला था? हाँ, निकालने बोला था BC कैनल का, है ना, विड्थ, तो ये निकल गया। सेकंड अभी क्या करेंगे? BC का वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम 1, तो ये BC√3 इक्वल टू क्या है? AB है, तो क्या आ गया BC का वैल्यू? अच्छा, BC का वैल्यू 10 है, 10√3 इक्वल टू AB, तो AB इक्वल टू अगर सही से लिखेंगे तो क्या आ गया? 10√3 मीटर, ठीक है। अब लास्ट में मेंशन कर देंगे, हैंस हाइट ऑफ टावर B 10√3 मीटर, ये हो गया। एंड WIDTH विड्थ ऑफ कैनल, जो कैनल का विड्थ है वो कितना है? 10 मीटर। हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बेहतर क्वेश्चन में से एक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा क्योंकि बिना हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल नहीं बनता है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, द टॉप ऑफ केबल टावर। तो अगर ऊपर देख रहे हैं तो जो केबल टावर है वो तो बड़ा होगा, तभी ऊपर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक केबल टावर है, ठीक है। अब नीचे ज्वाइन कर देते हैं, ये केबल टावर है। बताए थे यहाँ से अगर देख रहा है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। यहाँ से किसको देख रहा है? टॉप ऑफ केबल टावर, टॉप ऑफ केबल टावर कितना डिग्री है एलिवेशन? 60 डिग्री। देखिए फिर से समझिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसका टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? द टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है उसका टॉप को देखा जा रहा है, इस 60 डिग्री। जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए और ये है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा यही जगह पे हम लोग हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। किसको देख रहा है? ऑफ इट्स फुट, मतलब ये जो केबल टावर है उसका फुट को देखा जा रहा है, क्योंकि अपना फुट को तो देखेगा नहीं, केबल टावर के फुट को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। आपको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सट के, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ सट के ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। अब और एक चीज़, अगर ये 45 है तो जेड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर,
ये जो टावर है उसका हाइट को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, नाम दे देते हैं ABCDE, तो वो क्या है, AC है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड जो ED है, ED और BC क्या होगा, बराबर होगा, कितना बराबर होगा, 7 मीटर का। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल में हम लोग काम करेंगे। एक काम करेंगे ये वाला ट्राइंगल में, क्योंकि इसमें हम लोग को 45 पता है, ये पता है, तो इससे ये निकाल लेंगे। आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि अगर ये 45 है तो ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये भी 7 है तो ये भी 7 होगा, हम लोग बनाएंगे, आ जाएगा। ये पता चल गया तो इसके मदद से ये भी क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों, तो ये भी आ गया उतना ही 7। इसके जरिए ये निकाल लेंगे। जैसे ये पता चल गया, ये तो हम लोग को पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, केबल टावर निकल जाएगा। तो ये अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्राइंगल में करेंगे, इस ट्राइंगल में, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल EDC। इस एंगल के लिए ये P होता है और इस एंगल के लिए B होता है। तो P और B का रिलेशन किस में आता है, 10 में आता है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो 10 45 क्या है, ED। तो ये हो गया हम लोग का ED और नीचे क्या रहेगा, DC। 10 45 का वैल्यू 1 होता है। ED कितना है, 7 है। DC नहीं पता, इसको इधर भेज देंगे। तो DC इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर। देखो आ गया ये वाला 7 मीटर, ये दोनों बराबर होता है 45 होने से। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। हेयर यहाँ पे लिखेंगे कि जो DC है वो बराबर हो जाएगा EB के साथ, और ये कितना होगा, 7 मीटर। अब ये अगर 7 मीटर है तो हम लोग इस ट्राइंगल में यूज़ कर सकते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम ABE। इन दोनों का रिलेशन किस में आएगा, 10 में आएगा, क्योंकि इस एंगल के लिए अलग P होता है और इस एंगल के लिए बेस होता है, तो PB। तो लिखेंगे 10 60 इक्वल टू P की जगह में कौन है, AB है, बेस की जगह में कौन है, EB है। ठीक है, 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3। AB हम लोग को नहीं पता, निकालना है वही। EB अगर देखेंगे तो 7 है। ठीक है, तो ये 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 7 √3, और इधर क्या है, AB है। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 √3। ठीक है, तो AB हम लोग को पता चल गया 7 √3। हम लोग को क्या निकालने बोला था, AC निकालने बोला था, A से लेकर के C तक। नाउ अगर हम लोग AC निकालेंगे तो ये 2 चीज़ से मिल के बना है। एक बना है AB प्लस BC, तो AB प्लस BC। AB का वैल्यू कितना है, 7 √3। BC का वैल्यू आप फिगर में देख सकते हैं कितना है, 7 है। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 7। तो 7 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, √3 + 1 मीटर। अगेन अगर आपका ये क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया रहता है तो यहाँ पे √3 पुट करते हैं, जैसे 1.7 या 1.732, और इन दोनों को प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लास्ट में लिख देते हैं जो हम लोग को पूछा गया था, हैंस हाइट ऑफ टावर, जो टावर का हाइट है ना, हाइट ऑफ टावर भी 7 √3 + 1 मीटर। ठीक है, यूनिट वगैरह लिखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन यहाँ पे है, एज ऑब्जर्व, मतलब देखा जाता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है, जैसे समुद्र में या फिर सी में रहता है एक लाइट हाउस। कितना है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, यहाँ से टॉप से, ऑफ 2 शिप, 2 जहाज है, 2 शिप है, उसको देखा जा रहा है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक का डिप्रेशन जो ऊपर से देखा जा रहा है वो 30 है और एक का 45 है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक जो है वो दूसरे के पीछे है, ऐसा समझ लीजिए। ऑन द सेम साइड, मतलब एक ही तरफ क्या है, एक मान लेते हैं यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब ऊपर से देखा जा रहा है, आपको बताए थे जहाँ से देखा जाता है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से इसको भी देखा जा रहा है जो सामने वाला है, और यहाँ से दूर वाला को भी देखा जा रहा है। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की ओर देखना, जो कितना करके है, 30 और 45। ये जो छोटा एंगल है, जाहिर सी बात है ये 30 होगा, और ये जो बड़ा एंगल है ये पूरा हो जाएगा 45।
अब जेड वाला कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, अगर जेड वाला यहाँ पे बन रहा है तो ये कितना बन रहा है यहाँ पे देखो 30 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। ये यहाँ पे कितना बन रहा है 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये उससे थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है तो ये 45 होगा, वो 30 होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो नाम लिखते हैं ए बी सी डी। हम लोग को क्या निकालना है, ये जो सी डी है वो निकालना है। सॉल्यूशन, लेट, है ना, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बी सी डी। ठीक है, सी डी हम लोग को निकालना है। एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों में सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी है। ए बी सी में अगर देखेंगे तो ये एंगल है, इस एंगल के लिए ये वाला पी होता है और इस एंगल के लिए बेस होता है, तो पी और बी tan का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब तक आप समझ गए होंगे, अगर ये 45 है तो ये 75 है, तो ये भी कितना होगा 75, क्योंकि 45 के केस में ये दोनों बराबर होता है। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, यहाँ पे ए बी का वैल्यू है 75, बी सी, तो बी सी भी कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 75 मीटर। ठीक है, आ गया। अब हम लोग चलेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, बड़ा वाला का नाम क्या होगा, ए बी डी। इसमें भी सेम बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको नहीं लेंगे, याद रखना है, ये वाला नहीं लेंगे, है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी को लेना है। तो ये अगर 30 है, 30 के सामने वाला क्या हो गया, ए बी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बी डी हो गया। तो इसके लिए ये पी हो गया और ये वाला इसके लिए बेस हो गया, तो पी और बी 10 में आता है, फिर से 10 ही लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30, पी की जगह में क्या है, ए बी है, और बेस में क्या है, बी डी, बस हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी अगर देखेंगे, ए बी कितना है 75, और अगर हम लोग बी डी को देखेंगे तो वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक है हम लोग का बी सी और एक सी डी, एक है बी सी और एक है सी डी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ गया बी सी प्लस सी डी, इधर क्या आ गया 75√3। क्या बी सी पता है, तो यहाँ पर देखिए बी सी हम लोग निकाल चुके हैं 75, सी डी नहीं पता, वही आपको पूछा गया है। सी डी इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए 75√3, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 75। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 75, यहाँ पे बच गया √3 माइनस 1, 75 कॉमन ले लिए, यहाँ पे √3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, इतना मीटर। अगेन फिर से अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा, पुट करके इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज कितना आया 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो फिगर है थोड़ा सा बच्चों लोगों को ये हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों। चलिए इस क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। लिखा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की जो है वो कितना है 1.2 मीटर की है। गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून, तो यहाँ पे क्या है कि एक लड़की जो है यहाँ पे क्या है कि एक बैलून को वो मतलब देखती है, नज़र करती है। मूविंग विद द वाइंड, तो ये बैलून जो है वो हवा के साथ क्या है कि घूम रही है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम जगह पे वो घूम रही है। एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ये ज़मीन से कितना ऊपर है 88.2 मीटर पर है, फ्रॉम द ग्राउंड लिखा हुआ है ज़मीन से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून है ना, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, गर्ल के आँखों से जो बैलून का जो एलिवेशन है, मतलब नीचे से ऊपर है ना, ऑफ द एलिवेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, किसी एक क्षण किसी एक टाइम पे कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद देखा गया कि वो हवा के साथ उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया, तब जो एलिवेशन है वो एलिवेशन घट करके अभी कितना बच गया यहाँ पे 30 डिग्री, तो दूर वाला जो है वो कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल,
इस टाइम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ट्रैवल किया है, मतलब कितना दूर गया है, वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे A, B, C, D और ये E, और जो ये नीचे है इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं F, G और ये ला H, ठीक है, लिख सकते हैं। लेट जो सॉल्यूशन होगा, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज क्या है, CB है ना, CB। अच्छा, ये इक्वल होगा GF के साथ, ठीक है, ये दोनों हम लोग का CB या चाहे GF दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों कोई भी निकाल लेंगे बन जाएगा। लेकिन हम लोग को तो ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल तो यहाँ पे ये एक बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। ये जो हाइट है ये पूरा दिया हुआ 88.2, तो हम लोग को पहले AB निकालना होगा ना। जो AB है, अच्छा AB जो है वो बराबर हो जाएगा आपका CE के साथ, और ये कितना बराबर होगा, पूरा हाइट है 88.2, लेकिन ये जो लड़की का जो हाइट है, ये लड़की का हाइट ये तो 1.2 है, इसको तो हटा देना होगा, तो इसको हटा देंगे पूरा में से, तो हमको AB मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, 88.2 में से 1.2 हटा दो तो कितना आ गया, 87 मीटर। तो ये AB या चाहे EC या CE बोलो, ये आ गया 87। अब सेम दो ट्रायंगल है, एक छोटा और एक बड़ा, पहले छोटा ट्रायंगल में फिर बड़ा ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल DCE, ये एंगल कितना है, 60 है। 60 के एंगल के सामने वाला P होता है और नीचे वाला बेस होता है, तो P/B 10 में आता है। तो लिखेंगे 10 60 इक्वल टू क्या हो गया, EC बाई DC। तो 60 का वैल्यू हो जाता है √3। EC पता है क्या, हाँ देखो यहाँ पे EC पता है 87, DC नहीं पता, तो यहाँ पे DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 87 है, तो DC इक्वल टू आ जाएगा 87 बाई √3 मीटर, ठीक है। एक चीज़ निकली है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में जिसका नाम है DBA, ये वाला ट्रायंगल, या ABD भी लिख सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABD, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, P हो गया, और ये वाला B हो गया, तो इस एंगल के लिए ये हो गया हम लोग का P/B, मतलब 10 लगाएंगे। तो 10 कितना डिग्री है, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 10 30 क्या हो गया, P के जगह में क्या है AB बाई ये वाला क्या हो गया DB, ठीक है। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB हम लोग का कितना है, AB अभी हम लोग निकाले थे ना, यहाँ पे AB कितना आया था 87। DB देखोगे दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, एक मिला हुआ है DC और एक बना हुआ है CB, ठीक है। तो एक है DC प्लस CB, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो DC प्लस CB ये इधर आ जाएगा 87√3। क्या DC का वैल्यू पता है, तो DC का वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पे DC का वैल्यू पुट कर देंगे 87√3, और यहाँ पे CB आ गया और ये 87√3। CB निकालना है तो इसको तो उधर भेजना पड़ेगा, तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3, और इसको उधर भेज देंगे तो ये आ गया 87/√3, प्लस में था उधर जाके माइनस। LCM करना होगा, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में आता है माइनस प्लस तो LCM करते हैं। कितना हो जाएगा LCM, √3। 1 के टेबल में कितने बार में आता है, √3 बार में, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप ऐसे समझ लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 87 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 87। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 87 इंटू 3 कितना आ गया 261 माइनस कितना है 87 है, और नीचे कितना है √3 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना है 87 माइनस करना है, तो ये आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 आ गया, 174 आ गया, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 174 और नीचे √3, ये क्या निकला CB। हम लोग ये सब में रेशनलाइज नहीं किए क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो ये पूछा है CB या फिर GF, तो CB ही हम लोग को निकालने बोला था,
अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो सी बी क्या आ गया, रूट में आ गया नीचे, तो इसको रेशलाइज करना पड़ेगा। रेशलाइज करने के लिए सेम नीचे वाला नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में कितना आ गया 174√3 और नीचे में √3 आ जाएगा, सेम एक बार हो जाएगा। ठीक है, इससे कट रहा है 3 का टेबल में 5 बार में 15 आ जाएगा, 2 बचा 3 8 जा, तो ये कितना हो गया 58√3 मीटर। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं हैंस क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बेलून ना, डिस्टेंस, ठीक है, HENC, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बेलून इज 58√3 मीटर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ना जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें स्पीड वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि जितना इजी तरीका हो सके उससे सॉल्व करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें पूछा गया है ना, तो इसको समझिए ताकि आगे जाकर के ये आपको हेल्प करेगी। स्ट्रेट हाईवे, एक कोई हाईवे है, रास्ता है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक कोई टावर के फुट तक वो जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब ये यहाँ पे एक टावर है, यहाँ से एक हाईवे जो है वो जा रहा है उसके टावर के फुट तक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर में एक कोई आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, डिप्रेशन एंगल कितना है 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। मतलब इधर कोई गाड़ी कार जो है वो आ रही है, तो उसको यहाँ से देखा जा रहा था। चलो देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखा जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। और हम बताए थे कि एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। ये डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री का है। ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ स्पीड से वो एक समान स्पीड से, एक जैसे स्पीड से वो आ रहा है। 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकंड के बाद, अब ये कुछ स्पीड से आ रहा है तो 6 सेकंड में कहीं ना कहीं कुछ दूर तो पहुँचेगा ही, तो मान लेते हैं 6 सेकंड में यहाँ पे आ गया। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ पे जब कार आ गया तो अब जब यहाँ से देखा जा रहा है, डिप्रेशन मतलब ऊपर से है ना, डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, तो ऊपर से देखा जा रहा है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों से हम लोग क्या जानते हैं कि ये छोटा एंगल 30 है, तो यही जेड बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। ये बड़ा एंगल 60 है, तो ये यहाँ पे जेड बन रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 60 होगा। ये पता चल गया। इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है, ये हम लोग को दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी कार आके किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ से फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, तो आपको पूछा गया है कि बी से सी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया, बस दिया गया है ए बी ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहा है। तो सॉल्यूशन में, ठीक है, गिवन में आप लिख सकते हैं, गिवन टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल फ्रॉम A to B is 6 सेकेंड्स, बस। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल। तो क्या करते हैं, पहले छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल को हम लोग नहीं लेते हैं, फिर से आपको बता रहे हैं। तो चलिए छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या है उसका DCB। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एंगल के लिए ये वाला P हो जाता है और ये वाला B, तो क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 10 60 क्या हो गया DC बाई BC। देखो हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने का जो अप्रोच रहेगा, कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि इसको 6 सेकंड लग रहा है, तो इन दोनों में अगर रिलेशन पता चल जाएगा कि इससे ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि क्या टाइम लग सकता है। तो वही हम लोग का अप्रोच रहेगा। 10 60 का वैल्यू होता है √3, DC नहीं पता, BC भी नहीं पता, तो यहाँ पे √3 ये क्या आ गया BC आ गया, और यहाँ पे DC दोनों नहीं पता, अननोन है, तो इसलिए इक्वेशन मान लिए। अब बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल में DCA में, ठीक है, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल
इन राइट ट्रायंगल डी सी ए। इसमें अगर देखेंगे तो डी सी ए में ये 30 है, इसके लिए ये वाला क्या हो गया, बीच वाला को भूल जाओ, इसके लिए ये वाला क्या हो गया डी सी जो कि पी है, और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो पी और बी 10 में ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30। पी के जगह में क्या लिखेंगे डी सी, और बी की जगह में क्या लिखेंगे ए सी। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू क्या है √3 है, और डी सी नहीं पता। ए सी जो है वो दो पार्ट में टूटा हुआ, एक है ए बी प्लस बी सी, तो लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नीचे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो गया डी सी √3। अब डी सी का वैल्यू यहाँ पे पता है हम लोग को, तो डी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ए बी प्लस बी सी। डी सी का वैल्यू क्या पता है हम लोग को, डी सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है √3 बी सी, और एक क्या है यहाँ पे √3 है। तो यहाँ पे ध्यान दो ए बी प्लस बी सी, √3 क्या आ गया 3 बी सी। बी सी को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे ए बी जो है बी सी को उधर भेज देंगे, तो 3 बी सी माइनस बी सी, दोनों अगर माइनस हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बी सी में से 1 बी सी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बी सी। यहाँ पे ए बी आ गया, मतलब ए बी जो है वो बी सी का डबल है। तो फिर यहाँ पे बी सी क्या है 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसको डिवाइड में भेज दो, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देंगे तो ए बी के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए बी के नीचे 2। अगर इसको डिवाइड में भेज दिया तो ए बी के नीचे 2, ए बी के नीचे 2। अब इसको देख करके क्या लग रहा है कि ए बी का आधा बी सी है, या फिर बी सी जो है वो ए बी का आधा है, मतलब ये जो यहाँ पे बी सी है ये इसका आधा है, बी सी जो है वो ए बी का आधा है। तो अगर बी सी को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो इसका आधा को ट्रेवल करने में 3 सेकंड लगेगा। समझिए, ए बी का आधा बी सी है, इसको ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो इसका आधा डिस्टेंस मतलब ए बी का आधा बी सी है, तो बी सी को ट्रेवल करने में 3 सेकंड लगेगा। हो गया, बन गया आंसर। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि सिंस बी सी इज half of AB, therefore time taken by the car to cover BC is 3 seconds। हो गया। तो उम्मीद है जो एक एक क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का, और उम्मीद है कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश किया समझाने का। अगर आपको कुछ डाउट रहे एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, या फिर मुझे टेलीग्राम या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके समझा दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग है ना, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए वो आप मैसेज कर दीजिएगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे कि किस टॉपिक पे आपका डाउट है, या फिर कौन सा टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, थैंक यू।